को याद है इंदिरा गांधी का इतिहास कि उन्होंने तो नई पार्टी बना दी थी, कांग्रेस को तोड़ के नई इंदिरा कांग्रेस बना दी थी। तो इसलिए हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। गाने हैं बेबी बियर पी के नाचे छमक छमक छमक। तो आपको लगता है कि टिकट देना सही रहा और पवन सिंह को जो है बीजेपी से निकाल दिया गया उनके बिहेव के कारण? मायावती तो अब भविष्य की नेता नहीं, भूत की नेता होगी। अच्छा, आपको लगता नहीं कि इस बार उन्हें आना चाहिए था चुनावी मैदान में खुद? देखिए, जो लोग राजनीति को प्रदूषित करते हैं और जो धनबल का इस्तेमाल करते हैं उनका भविष्य अच्छा नहीं होता। अखिलेश के जेल में तो ये था, मैं कैसे जाऊं, मेरे पिताजी ने तो गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, और वो इसलिए वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, मैं चला जाऊंगा तो मुसलमान नाराज ना हो जाएं। 80 साल के हो गए खड़गे साहब, अब यंग का ज़माना है, यंग टैलेंट है उनमें। खड़गे जी अब 80 साल के हो गए, उनकी क्षमता वैसे ही कम हो गई। नमस्कार, टू मच कंट्रोवर्शियल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में, और कानपुर में अभी हम सांसद जी के यहाँ आए हैं और इनसे सीधी बातचीत करेंगे कि क्या चुनाव का रिज़ल्ट है जो आने वाला है। अब की बार 400 पार के जो नारे लगाए जा रहे हैं वो किस हद तक संभव है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और बताइए, मैं बहुत अच्छा हूँ, फाइन। सर, आपकी सबसे पहले जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगा। आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे शुरुआत हुई पॉलिटिक्स की? देखिए, बेसिकली मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ जी। और संघ का स्वयंसेवक बचपन से, फिर विद्यार्थी परिषद, फिर जनसंघ, फिर भारतीय जनता पार्टी, और ये हम काम करते रहे। विभिन्न समय पर अलग अलग जिम्मेदारियां पार्टी देती रही और उसको मैंने निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करते हुए अभी मैं सांसद हूँ और 25 तारीख को हमारा कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो 25 तारीख के बाद फिर क्या प्लानिंग है आपकी, क्या कीजिएगा? जब जीवन भर मैंने संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किया है, भविष्य में भी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर समाज सेवा का काम करूँगा जी। और जो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका भी निर्वहन करूँगा। तो अभी हाल फिलहाल में जो है राहुल गांधी को अमित शाह जी कह रहे थे कि इन्हें तो 21 बार लैंड किया गया है तब भी नहीं हुए और हमने चंद्रयान 1 बार में लैंड कर दिया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो चुनाव की सभाएं हैं, जुमलेबाजी हैं, इससे हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन देश की जनता जानती है कि देश की जनता का राजीव गांधी पर और और उनके इंदिरा गांधी पर, इनके परिवार पर और नेतृत्व इतना विश्वास नहीं था। अगर विश्वास होता तो इनकी सरकारें क्यों गिरती, अल्पमत में क्यों आते? क्योंकि इन्होंने तो पार्टियां बनाई हैं, बिगाड़ी हैं, तोड़ी हैं। आपको याद है इंदिरा गांधी का इतिहास कि उन्होंने तो नई पार्टी बना दी थी, कांग्रेस को तोड़ के नई इंदिरा कांग्रेस बना दी थी। तो इसलिए हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ की और जोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र आगे बढ़े, राष्ट्र का विकास हो, भारत का गौरव बढ़े, इसमें विश्वास है। और इसी आधार पर हमारी जो भी सरकारें रही, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार रही हो, सबने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए मार्ग पर चलते हुए भारत का को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने का काम किया है जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि जो मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है दीनदयाल जी के चलती है, ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी कहते हैं कि योगी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, और मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार। तो 400 तो आपकी टोटल पहले सीटें थी ही एनडीए की, अगर मिलाई जाएं 400 पार का क्या है, थोड़ा ये मसला मुझे समझा दीजिए थोड़ा, मतलब कैलकुलेशन कैसी है? भैया?
मतलब 400 पार माने हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बने, जो देश के विकास में कोई रोड़ा ना अटका पाए, कोई बाधा ना उतार पाए, ताकि देश के लिए जो जरूरी काम है, जैसे कॉमन सिविल कोड है, अब नहीं आ पाता ना। जब हमारे पास हम एलाइज पे डिपेंड कर जाएं तो फिर नहीं हो पाता है। तो आप देखते हैं कई काम हमने 2014 से 19 में के बीच में नहीं करा पाए, पर 2019 में जब हमारी 300 सीटें आ गई तब हमने जम्मू कश्मीर का भी मामला हल किया, राम मंदिर का भी हमला कर किया, 3 तलाक का भी मामला हल किया, CAA का भी मामला हल किया, इसलिए कि हमारा बहुमत था। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अब हमें देश के लिए सुधार के काम कराना। हमें केवल सत्ता इसलिए हमने नहीं प्राप्त कर ली कि हम सत्ता का सुख भोगें, हमें तो सत्ता के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन करना है। ऐसी व्यवस्था लाना है जो राष्ट्र हित में हो, जो समाज हित में हो, जिससे देश का गौरव बढ़े। ऐसा काम करना जी। जैसे कि अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी के बाद भाजपा और संघ किसे चेहरा देखती है प्रधानमंत्री का? देखिए, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, कलेक्टिव लीडरशिप। सब लोग मिलजुल के तय करते हैं कि अब कौन होगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का तय किया था, उस समय अडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन नहीं, नेतृत्व क्षमता अटल जी में थी, इसलिए उनको बना दिया था। उसके बाद देखा कि आज नए चेहरे की ज़रूरत है, तो नेतृत्व क्षमता मोदी में थी, गुजरात में काम किया था, तो उनको बना दिया। भविष्य में ज़रूरत के हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे। बात अभी ये फैल रही है कि अमित शाह जी होंगे अगले प्रधानमंत्री, इस बात में किस हद तक सच्चाई है? अभी इस बात की कोई चर्चा ही नहीं आई। अभी तो नरेंद्र मोदी स्वयं प्रधानमंत्री है और अमित शाह जी ने स्वयं कहा है कि 2024 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो 2029 में भी बनेंगे। अच्छा, विजन 2047 क्या है? इसमें युवाओं के लिए क्या है? युवाओं के लिए बहुत है बात। हमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार का और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करी सरकार का फोकस ही युवा पे है। युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, खेल कूद में आगे बढ़े, युवा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, शिक्षित हो, अच्छे वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने हैं, और शोध में हमारे युवा आगे आए, ताकि तभी तो जय विज्ञान और जय जवान जय किसान का नारा सार्थक होगा। और मोदी जी ने तो इसमें जय अनुसंधान भी जोड़ दिया है। तो हम नए नए प्रयोग करेंगे, और हम चांद पे पहुँचे हैं तो नतीजा तो अनुसंधान का ही है। हमने अभी तमाम रक्षा के क्षेत्र में तमाम शोध किए, नए उपकरण बनाए। आज हम रक्षा के क्षेत्र में तमाम चीज़ों को निर्यात कर रहे हैं, ये वैज्ञानिकों के कारण कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी हमेशा युवाओं के बारे में सोचते रहते हैं। जी, मोदी जी ने कल एक विपक्ष पे वार किया है। मोदी जी ने कहा कि हमें चांद पर झंडा चाहिए और जो विपक्षी नेता हैं उन्हें झंडे पर चांद चाहिए। मोदी जी ने जो कह दिया तो इसमें दोहराने की ज़रूरत तो है नहीं, मैं समझता हूँ। आप समझ गए होंगे जो उनका इशारा है। जी, अब सर चुनाव का जो माहौल है और चुनाव आया है 5 साल बाद, तो यही मौका होता है सरकार से ब्यौरा लेने का कि उनने 5 सालों में क्या किया। तो सर मैं आपसे चाहूँगा आप बताएं कि कोई ऐसे 5 मुद्दे जो आपने कानपुर के लिए किए हों, जो पहले सरकार नहीं कर पाई हों, और युवाओं के लिए ख़ास तौर पर क्या किया। नंबर 1, एयरपोर्ट बन गया जी, बना ना, रिंग रोड बन गई, पनकी का पावर हाउस बन गया है, और अनवरगंज से मंदना एलिवेटेड पास हो गया, कानपुर स्मार्ट सिटी बन गया, मेट्रो आ गई, आनंदेश्वर कॉरिडोर बन गया, और 9 पुल बन गए, फ्लाईओवर्स। 5 वर्ष में 9 फ्लाईओवर्स बन गए, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी, और युवाओं के लिए खास तौर पे जो आपने किया हो।
हमारी देखिए, हमारी तो योजनाएं लाते हैं, योजनाओं से युवा लाभ उठाते हैं। नहीं मतलब कॉलेज वगैरह कुछ बनवाए हैं? नहीं, कॉलेज तो ऑलरेडी हैं, कॉलेजेज हैं यहाँ की, और हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारे यहाँ वो एजुकेशन शुरू हो ताकि युवा पढ़ हायर एजुकेशन के लिए विदेश ना जाए, हमारे कानपुर में ही वो सुविधा मिले। उसके लिए मैं प्रयासरत था और काम कर रहा था, और तमाम चीज़ें आगे बढ़ी। जी सर, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक जो हैं बताते हैं कि भाजपा ने इस बार टिकट बांटने में जल्दबाजी कर दी। जैसे कानपुर की बात करें तो नए चेहरे को टिकट दे दी, जिसकी वजह से कई लोग, जब मैं खुद सर्वे कर रहा था तो कई लोग अज्ञात अवस्थी ऐसे टाइटल दे रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? क्या किन प्रतिभाओं को देखकर अवस्थी जी को टिकट दी गई? अब तो पार्टी का निर्णय हो गया, पार्टी ने टिकट दे दिया, सब लोगों ने चुनाव लड़ाया, मतदान हो गया और चुनाव जीत भी नहीं। जीत गए हैं चुनाव। जी सर, एक आखिरी सवाल मेरा, बृजभूषण चरण सिंह जिन पर दिल्ली के साउथ एवेन्यू कोर्ट में आरोप सिद्ध हो चुके हैं, उसके बाद अभी तक वो जेल में नहीं हैं, और सोरेन जी जेल में हैं अभी, और केजरीवाल जी अभी निकले हैं जेल में, जिन पर आरोप लगे थे। देखिए, बृजभूषण चरण सिंह पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, खिलाड़ियों का असंतोष था, वो उन्होंने ऐतराज़ किया, तो उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। अब वो कबड्डी संघ के अध्यक्ष नहीं है। उनके बेटे को सांसदी का टिकट मिल गया। लेकिन उनके बेटे को तो अच्छी बात है, वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसको टिकट मिल गया। कोई बुराई वाली बात नहीं है। हर परिवार में जो दूसरी पीढ़ी है, जब बुजुर्ग रिटायर होता है तो युवा आ जाता है। तो सर, ये कहीं परिवारवाद की तरफ इशारा तो नहीं है जो पहले कांग्रेस को बोला करते थे? देखिए, मोदी जी ने कई बार कहा है कि अगर एक घर में 4 आदमी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनको जिम्मेदारी मिले, वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद तो वो है जो एक एक घर में 32 बत्तियाँ थी। परिवारवाद वो है जो अभी राहुल, प्रियंका और सोनिया के बाद ये आ गए और वाड्रा भी आ गए, ये परिवारवाद है। अच्छा, तो सर जय शाह जी को क्रिकेट में कुछ लगता नहीं आपको कि राजनीतिक पद देना चाहिए था क्रिकेट छोड़ के? नहीं, जय शाह जी देखिए तो अपनी रुचि पे डिपेंड करता। हमारा बेटा है, अपना बिजनेस कर रहा है, उसमें राजनीति में नहीं, तो हर को अपनी रुचि के अनुसार अपना फील्ड चुनने का अधिकार है। तो जय शाह जी को उस फील्ड में अच्छा लगा तो उस फील्ड में चलेगा। जी सर, अब आखिरी में एक रैपिड फायर करेंगे। मैं कुछ नाम लूँगा और आपके जहन में जो पहला शब्द आए आपको वो बोलना है, ठीक है सर? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी है ही है, उसमें क्या बात? नहीं मतलब आपको कोई एक शब्द बताना है स्पेसिफिक, जैसे जागरूक, भावी, ऐसे। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री। केजरीवाल। जेल में जाएंगे। अच्छा, विदाई समारोह होगा 2 तारीख को। अब मायावती। मायावती तो अब भविष्य की नेता नहीं, भूत की नेता होगी। अच्छा, आपको लगता नहीं कि इस बार उन्हें आना चाहिए था चुनावी मैदान में खुद? देखिए, जो लोग राजनीति को प्रदूषित करते हैं और जो धन बल का इस्तेमाल करते हैं, उनका भविष्य अच्छा नहीं होता। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव मुलांती के उत्तराधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अब भारत की ज़मीन से जुड़ना शुरू किया है, अभी वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने इतने किलोमीटर चला है, कोई भाजपा का चला नहीं आज तक। ये क्या है? तो सुरक्षा तो भाजपा ने ही दी जब वो चल पाए इतना कश्मीर में भी। देखिए, चलना और सीखना अलग अलग चीज़ें हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रतिभा की ज़रूरत होती है, अनुभव की ज़रूरत होती है और ज़मीन से जुड़े होने की ज़रूरत होती है, तभी आप समस्याएं समझ सकते हैं। जब आप उनको खेत और खलिहान का पता नहीं
हैं खेत की मेड़ क्या होती है वो नहीं जानेंगे, गेहूं की बाली कैसी होती है वो नहीं जानेंगे, तो फिर जुड़ नहीं पाएंगे, किसान से नहीं जुड़ पाएंगे, मजदूर से नहीं जुड़ पाएंगे, विद्यार्थी से नहीं जुड़ पाएंगे, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। यात्रा खूब कर लेंगे, यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें तो कुछ आपके टैलेंट की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन इन चीज़ों में टैलेंट की ज़रूरत है। आज विदेश में जाएं आप, भारत का कोई डेलीगेशन लेके जाएं और भारत के बारे में आप जानते ही ना हो, तो आप क्या बताएंगे, क्या प्रतिनिधित्व करेंगे, क्या भारत के नज़रिए को रखेंगे। मुझे याद है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और उसको ज़रूरत होती थी कि जम्मू कश्मीर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस से कोई नेता नहीं मिलता था, तब अटल बिहारी वाजपेयी को भेजते थे। क्यों भेजते थे? इसीलिए वो ज़मीन से जुड़े थे, उनको देश की समस्याओं की जानकारी थी, राजनीतिक समझदारी थी, इसीलिए भेजती थी। इसलिए पॉलिटिक्स में आना, आप अच्छे उस परिवार में जन्मे, गांधी परिवार में जन्मे, नेहरू परिवार में जन्मे, तो माने आप नेता नहीं होगा। जब तक आप भारत की मिट्टी से नहीं जुड़ेंगे, उस सुगंध से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल लीडर नहीं हो सकते। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी का, तो मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में देश के लिए कुछ नहीं किया, और वहीं अटल बिहारी वाजपेयी का बयान था एक कि ऐसा नहीं है 70 सालों में कुछ नहीं किया, 70 सालों में भी हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। नहीं, ऐसा तो मोदी जी ने कभी नहीं कहा, अटल जी भी कभी नहीं कहते थे कि देखिए जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, नहीं, लेकिन ज़्यादा हो सकता था। जैसे मोदी जी ने 10 साल में चमत्कार कर दिया, उसका कारण उन्होंने भ्रष्टाचार पे एक तो अंकुश लगाया, दूसरे योजनाओं को किसको प्राथमिकता दें उसको आगे लेकर, गरीब का कल्याण कैसे हो वो चिंता की, उस गरीब कल्याण की योजनाएं लाए। तो मोदी जी ने प्रेफरेंस जो चुना वो गांव, गरीब, किसान, झोपड़ियों का इंसान, बेरोजगार नौजवान, इसको चुना, इसको फोकस किया, इसीलिए वो लाइमलाइट में आ गए। अच्छा, और सर मोदी जी ने जैसा राम मंदिर मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया, ठीक है, उस पर अंसारी जी जो थे, जो केस लड़ रहे थे राम मंदिर के विरुद्ध, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो वो खुद अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव प्रस्ताव के बाद भी नहीं पहुँचे, प्रस्ताव ठुकरा दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रश्न उठाया कि अमित शाह जी भी तो नहीं गए, मुर्मू जी भी तो नहीं गए। देखिए, सब हुआ है, सवाल जाने न जाने का नहीं है, सवाल है आपकी आस्था का, कि आपकी उस राम मंदिर में आस्था है कि नहीं, आप राम मंदिर के बनने से खुश हैं कि नहीं। तो ये दोनों मुझे लगता है, क्योंकि अखिलेश के जेल में तो ये था मैं कैसे जाऊं, मेरे पिताजी ने तो गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, और वो इसलिए वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, मैं चला जाऊंगा तो मुसलमान नाराज ना हो जाएं। देखिए, वोट बैंक की राजनीति के कारण न तो आप समाज के हो पाते हैं, माफ़ कीजिएगा, और न देश के हो पाते हैं, न ख्याति अर्जित कर पाते हैं। आप अपनी सनातन संस्कृति से जुड़िए, जो भारत की गौरवमयी सनातन संस्कृति है, जिस संस्कृति में दुनिया के तमाम हमलावर आए और यहाँ समाहित हो गए, रच गए, बस गए, और आज भारत वो देश है दुनिया का जहाँ सभी मजहब के मानने वाले यहाँ रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं और चाइनीज भी रहते हैं। जी, जब अयोध्या में मस्जिद का निर्माण होगा तो मोदी जी जाएंगे उद्घाटन में? अब ये तो मोदी जी से पूछिए, इसका जवाब हमारे पास तो नहीं है। जी सर, सवालों पे बने रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, ओवैसी बैरिस्टर हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन रास्ते से भटके हुए हैं। प्रियंका गांधी, यंग टैलेंटेड युवा नेत्री है, कांग्रेस
को की बागडोर अगर उनके हाथ में होगी तो मैं समझता हूँ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे एक सही लीडर नहीं है क्या? 80 साल के हो गए खड़गे साहब, अब यंग का ज़माना है, यंग टैलेंट है उनमें। खड़गे जी अब 80 साल के हो गए, उनकी क्षमता वैसे ही कम हो गई। तो प्रियंका गांधी जी कहीं से चुनाव ही नहीं लड़ रही हैं, कहती हैं अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो परिवारवाद हो जाएगा। नहीं, देखिए चुनाव के पीछे उनकी रणनीति है, दूरदृष्टि है, पक्का इरादा है और वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जो उनकी खोई हुई ख्याति और प्रतिष्ठा है उसको पुनर्जीवित करें, जिनका वो काम कर रहे हैं। जी। अंजना ओम कश्यप, इनके बारे में मैं जानता नहीं। रवीश कुमार, इनके बारे में मैं नहीं जानता। अच्छा, भारत की पत्रकारिता के बारे में क्या कहेंगे? भारत की पत्रकारिता का तो लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए कि यही तो है लोकतंत्र को बचाने वाला। आपको इमरजेंसी की याद दिलाता हूँ कि आपातकाल में यही थे जिसने आपातकाल जब लगा था तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग के खबर छाप दी थी, ब्लैंक अखबार छाप दिया था। तो आज और देश की जो लोकतंत्र की स्थापना की लड़ाई में उन्होंने देश में जनमत जगाया था और आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में कांग्रेस सारी सीटें हार गई थी जी हैं। तो ये जो पत्रकारिता अपना महत्वपूर्ण स्थान है देश के लोकतंत्र में और वो बना रहना चाहिए। सर, आखिरी सवाल और उसके बाद हम इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। मनोज तिवारी जिन्हें दिल्ली से टिकट दी गई है, उनके गाने हैं बेबी बियर पी के नाचे छमक छमक छमक, तो आपको लगता है कि टिकट देना सही रहा और पवन सिंह को जो है बीजेपी से निकाल दिया गया उनके बिहेव के कारण? देखो, पार्टी की संसदीय बोर्ड ने जो निर्णय लिया है उसको हमारा कोई कमेंट नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। और वो मनोज तिवारी जी पहले भी सांसद थे और आगे भी होंगे। क्या लगता है दिल्ली से जीत पाएंगे वो? क्योंकि दिल्ली में तो वैसे भी दारू फ्री ही रहती है ज़्यादातर समय, दारू के स्कैम में जेल चले जाते हैं वहाँ मुख्यमंत्री। नहीं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतने वाली है। तो जैसा कि हमें इंटरव्यू में संक्षेप में पता चला कि भाजपा जो है इस बार पूर्ण बहुमत से आएगी, दिल्ली में भी वो 7 सीटें जीतेगी और टिकट भी उन्होंने संघ ने ही जो है बांटी हैं, भाजपा ने ही बांटी हैं। इस पर सांसद जी भी कुछ नहीं कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और कंट्रोवर्शियल न्यूज़ के लिए बने रहिए टू मच कंट्रोवर्शियल के साथ।